हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको साइंस की प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज आपको देने जा रहे हैं। इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को पहले तो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपने जितना किया है, जितना भी आप कर पाए हो, वो सारा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी साइंस की प्रैक्टिस सेट अभी तक दी जा चुकी है, तो जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, वो जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक अलग प्लेलिस्ट है जनरल साइंस की, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है सिलिकोसिस इज़ ए। सिलिकोसिस क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, लंग डिजीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर। इसमें आप बेसिकली जो लीवर डिजीज़ होता है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये जनरली अल्कोहल से अफेक्टेड होता है, अल्कोहल की वजह से लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। लेकिन सिलिकोसिस जो है वो लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये एक लंग डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका आयोडाइज्ड साल्ट कॉन्टेन्स। आयोडाइज्ड नमक जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं फ्री आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। फ्री आयोडीन कभी भी किसी भी चीज़ में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे ह्यूमंस या प्लांट इस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। हम जब भी किसी एलिमेंट को लेते हैं तो उसको किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में या फिर आयंस के फॉर्म में लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी फ्री मेटल या नॉन मेटल आप नहीं ले सकते हो। ऐसे ही कैल्शियम आयोडाइड भी नहीं ले सकते हैं आप, कैल्शियम मैग्नीशियम आयोडाइड भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट आपके जो कंपाउंड बनते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पोटेशियम आयोडाइड। इसका फॉर्मूला होता है KI, पोटेशियम आयोडाइड, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है BMD टेस्ट इज हेल्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। BMD टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एड्स। मलेरिया आप जानते हो एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और ये मच्छर के काटने से होता है। जनरली आप जानते हो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो से, तो ये याद रखिएगा। मलेरिया से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्स आप जानते हो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये एक रेट्रो वायरस होता है और ये एक वायरल डिजीज़ है। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम डिजीज़ है, डेंगू एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन ओस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसा डिजीज़ होता है जो मतलब आपके जो बोन्स होते हैं उनको वो वीक कर देता है या उनको डिफॉर्म कर देता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपके जितने भी बोन्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, वो काफ़ी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और उनमें जो भी स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये कैल्शियम को बोन से हटाने का काम करता है, और अगर कैल्शियम हट जाए तो आपके बोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एड्स के टेस्ट के लिए इलीसा यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इलीसा। तो और मलेरिया के लिए भी अलग टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो BMD टेस्ट होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है ए मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। एक आदमी जिसे पता नहीं चले कि कब खाना ख़त्म करना है या कितना खाना है, वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है?
बेसिकली इसे डिजीज़ नहीं मानते हैं हम, लेकिन ये एक डिजीज़ है जब आपको पता ही ना चले कि कितना खाना है। इसके ऑप्शंस हैं बुलीमिया, डायबिटीज़, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड हाइपर एसिडिटी। डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से होता है। हाइपर एसिडिटी भी नहीं हो सकता है, जब HCl आपके स्टमक में बढ़ जाता है तो एसिड कंटेंट बढ़ जाता है और वो हाइपर एसिडिटी बन जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मतलब आपकी जो वेन्स होते हैं उसमें उसकी ब्लॉकिंग को जनरली कहा जाता है। लेकिन जो बुलीमिया होती है वो आपका ऐसा डिजीज़ होता है जो कि जिससे आपको पता नहीं चलता है कि आपको कब खाना स्टॉप कर देना है, नहीं खाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? इसके ऑप्शंस हैं इकोलाई, सल्मोनेला बैसिली, स्यूडोमोनास एंड कैंडिला। बेसिकली फूड पॉइजनिंग की जब भी बात आती है तो हम इकोलाई सोचते हैं, बट इकोलाई नहीं होगा। और इकोलाई का फुल फॉर्म होता है इस्चेरेसिया कोलाई, ये भी याद रखिएगा। कैंडिडा या स्यूडोमोनास की वजह से नहीं होता है, ये साल्मोनेला बैसिली की वजह से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टिफ़ी की वजह से होता है, ये याद रखिएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टिफ़ी। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में इस तरह के दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। साल्मोनेला टिफ़ी से आपका टाइफाइड होता है एंड साल्मोनेला बैसिली से फूड पॉइजनिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है इताई ताई डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ। इताई ताई डिजीज़ किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं मरकरी, निकेल, कैडमियम एंड लेड। लेड या निकेल की वजह से इतना कोई सीरियस डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन जो इताई ताई डिजीज़ है ये कैडमियम की पॉइजनिंग की वजह से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एर्गोटिज्म इज़ ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। एर्गोटिज्म किसके कंजप्शन की वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं कॉन्टामिनेटेड ग्रेन्स, रॉटिंग वेजिटेबल्स, कॉन्टामिनेटेड वाटर, सेफ कुक्ड फूड। सेफ कुक्ड फूड से कभी कोई डिजीज़ नहीं हो सकता है। जब भी कोई डिजीज़ होगा तो वो इन तीनों की वजह से ही होगा। कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से इकोलाई होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, डेंगू हो सकता है। तो ये सारे डिजीज़ कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से हो सकते हैं। बेसिकली जो टाइफाइड वगैरह होता है वो इसी की वजह से होता है। रॉटिंग वेजिटेबल्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड ग्रेन्स की वजह से बेसिकली एर्गोटिज्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज़ कॉज्ड बाय ए। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरियम, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोअन। डिजीज़ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से होती है, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअन डिजीज़, जितनी भी अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस हैं, उनकी वजह से जो डिजीज़ होता है, और उनके नेम्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम से हमारा वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये सारे जितने भी डिजीज़ हैं इन्हें आप नोट भी कर सकते हो और वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ये एक बैक्टीरियम की वजह से होता है, ट्यूबरकुलाई नाम ही है उस बैक्टीरियम का, और उसी की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। अगला क्वेश्चन है मीना माता डिजीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू। मीना माता डिजीज़ किसकी वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं आर्सेनिक, लेड, मरकरी एंड कैडमियम। कैडमियम की वजह से इताई ताई डिजीज़ होती है। आर्सेनिक बेसिकली यूज़ किया जाता है कैंसर वगैरह को पता लगाने के लिए। मरकरी की वजह से मीना माता डिजीज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, लीवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फूड ऑफ ब्लड सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हो CO होती है, ये काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करता है अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह से पहुंच जाए तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग जो होती है वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग से 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है सैलिवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। सैलिवा किसके पाचन में हेल्प करता है या सहायक होता है? इसके ऑप्शंस है स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर्स एंड फैट। सैलिवा में टैलिन प्रेजेंट होती है। टैलिन आप याद रखिएगा इसको। और टैलिन जो होती है वो डाइजेस्ट करता है बेसिकली स्टार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ऑलमोस्ट 30% स्टार्च जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू सैलिवा। तो ये याद रखिएगा कि स्टार्च के ग्लूकोज के मतलब जो ग्लूकोज के फॉर्म है सेलुलोज ग्लूकोज, इनका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। और ये अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके ऑप्शंस हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक कहलाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मतलब आयरन आप जानते हो 26 होती है, ये आप D6 लेते हो 3D6 होता है। हाइड्रोजन आप H1 होता है। नाइट्रोजन भी आपका इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है एंड ऑक्सीजन का 8 होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है वो होता है ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक माना जाता है। तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए हम इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। आयरन आप जानते हो कि Fe के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है एंड ऑक्सीजन भी आपका O2 के फॉर्म में होता है। तो जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सिंपल ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। O2 आपका पैरामैग्नेटिक है विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। हैवी वाटर प्लांट पहला कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, भोपाल, नांगल एंड हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सबसे पहले हैवी वाटर प्लांट नांगल में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट। इनमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट है? इसके ऑप्शंस हैं निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड कॉपर। आप जानते हो कॉपर में जनरली हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो D10 लिखते हैं एंड 4s1 होता है। और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर कम शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इस ऑप्शंस में बेसिकली कॉपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है लेकिन ये काफ़ी लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इन जो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें अगर कुछ और ऑप्शन दिया हुआ रहे तो उस केस में कॉपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट होगा, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन। इसके ऑप्शंस हैं रिस्ट वॉचेज, डिस्प्ले डिवाइस, पॉकेट कैलकुलेटर एंड ऑल ऑफ द अबव। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो रिस्ट वॉचेज में भी यूज किए जाते हैं, डिस्प्ले डिवाइस में भी यूज किए जाते हैं,
पॉकेट कैलकुलेटर्स में भी यूज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ। MRI किस पे बेस्ड होता है, किस फिनोमिनन पे? सबसे पहले तो MRI होता क्या है, तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये कैंसर वगैरह के टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस एंड डायमैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन टिश्यू। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज की जाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। अगला क्वेश्चन है आपका वाटर जेट टेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का यूज हम किस में करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं इरिगेशन, ड्रिलिंग ऑफ माइंस, फायर फाइटिंग एंड मॉब कंट्रोल। जनरली वाटर जेट है तो हम सोचते हैं इरिगेशन में किया जाता होगा, या फिर फायर फाइटिंग के लिए किया जाता होगा, या मॉब कंट्रोल के लिए किया जाता है, लेकिन ये यूज किया जाता है ड्रिलिंग ऑफ माइंस के लिए। माइंस की ड्रिलिंग के लिए वाटर जेट का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, याद रखिएगा। अगला है मिनरल्स आर। मिनरल्स क्या होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं लिक्विड, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, गैसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज बेस्ड ऑन। एटम बम जो तैयार किया गया है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर स्पेलेशन एंड नन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, न्यूक्लियर फिजन। वहीं अगर हाइड्रोजन बम आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड होता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे एंड एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। इसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अर्थ में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट में आप जानते हो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, लेकिन अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। तो ये याद रखिएगा। ये ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।